हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी और साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हाइड्रोसेफेलस क्या है। हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी रीज़न की वजह से या तो सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर सीएसएफ का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन होता है, जो हेड होता है, उसमें सीएसएफ का अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण वो वेंट्रिकल्स में चले जाता है और वेंट्रिकल्स का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन का साइज़ भी इनलार्ज में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, साथ ही इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, और अगर ये न्यूबॉर्न्स में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, तो उस कारण से बच्चों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी डिले होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ हाइड्रोसेफेलस। अगर आपको इसका डिटेल में चाहिए तो आप लोग जो है CHN की प्लेलिस्ट में जाकर उसका डिटेल वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइड्रोसेफेलिस की। जो हाइड्रोसेफेलिस है ये कैसे कॉज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाने की वजह से, या फिर एब्जॉर्प्शन इम्पायर्ड होने की वजह से, यानी कि जो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था वो वहाँ पर सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन इन वेंट्रिकल्स। मतलब जो सीएसएफ है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जिसके कारण डायलिटेशन इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स है उनका साइज तो पर्टिकुलर है, लेकिन अगर उनमें जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ICP। अब फ्लूइड जो है ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, कंप्रेस ऑफ ब्रेन टिश्यूज़। अब ज़्यादा मतलब फ्लूइड अगर ब्रेन में जमा हो गया, इकट्ठा हो गया है, तो वो क्या करेगा, ब्रेन के अदर टिश्यूज़ को भी कंप्रेस करेगा, उनके ऊपर प्रेशर जनरेट करने लगेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ हेड इन इन्फेंट्स। जिसके कारण अब इन्फेंट्स है उनका जो हेड है उतना स्ट्रांग भी नहीं होता, उनका जो हेड है वो काफ़ी इनलार्ज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, डैमेज टू ब्रेन सेल्स, और जो ब्रेन की जो सेल्स होती है जिसके कारण वो भी डैमेज हो जाती है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि जो है डायलेटेड स्काल्प वेन, या फिर बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनल, या फिर एबनॉर्मल जो है हेड का साइज़ हमें देखने के लिए मिलेगा। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर बताऊँ तो जो है एक पैथोफिजियोलॉजी इसकी हाइड्रोसेफेलस की, तो जब सीएसएफ का फ्लो नॉर्मल नहीं रहता है, वो ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, या फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो जाता है, ये वेंट्रिकल में जमा हो जाता है, और वेंट्रिकल में जमा हो जाता है जिसके कारण ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और हेड का साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, और ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, ब्रेन के टिश्यूज़ भी डैमेज होते हैं, और साथ ही साथ इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और यही होता है हमारा हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखेंगे कि जो इन्फेंट्स है उनमें हमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है एबनॉर्मली लार्ज हेड साइज, जिसे माइक्रोसेफेली भी कहा जाता है। यानी कि बच्चों में हमने मोस्टली देखा है कि जो अगर कोई बच्चा है उसे हाइड्रोसेफेलस है, उसका जो हेड का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें मतलब काफ़ी उसकी स्किन भी थीन होती है, साथ ही साथ उसका जो हेड का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, बल्जिंग इंटीरियर फॉन्टेनल सॉफ्ट स्पॉट ऑन हेड। मतलब बेबी का जो सिर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो बाहर की तरफ जो है
उभरने लगता है, ठीक है। डायलेटेड स्काल्प वेन, जो सर की जो नसें होती है वो विजिबल होती है और जो है काफ़ी डायलेटेड होती है, ठीक है। सिटिंग सन साइन, जिसे जो है मतलब इसमें जो है बच्चे की आंखें जो है थोड़ा डाउनवर्ड दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि बच्चे जो है नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। बेबी की आंखें नीचे की तरफ चली जाती है जैसे सूरज डूब रहा है, जिसे इसीलिए जो है इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को सिटिंग सन साइन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इरिटेबिलिटी एंड पुअर फीडिंग, बच्चे में हमें जो है बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चा जो है रोने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ में बच्चा रोएगा, ये हमें फील हो जाएगा, ठीक है। और बच्चा काफ़ी कम फीड कर पाएगा, ठीक है। डिलेड माइलस्टोन डेवलपमेंटल डिले, बच्चे का जो माइलस्टोन्स है वो काफ़ी डिले होंगे, मतलब काफ़ी धीरे धीरे से बच्चा चलना सीखेगा, बैठना सीखेगा और बोलना, और जो भी उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चे के वो सारे काफ़ी डिले हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वॉमिटिंग एंड सीजर्स भी बच्चे में हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ओल्डर चिल्ड्रंस में हमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने के लिए मिलेंगे, जब जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हेडेक, मतलब ओल्डर चिल्ड्रंस में हेडेक मोस्टली देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ नोजिया और वोमिटिंग। देन आता है ब्लड और डबल विज़न, कभी कभी किन्हीं बच्चों में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और बैलेंसिंग, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली जो है चलने और अपना बैलेंस बनाने में बच्चों को दिक्कत होती है। अगर उन्हें हाइड्रोसेफेलस है तो उस कंडीशन में जो है चलने और बैठने में उन्हें जो है दिक्कत होती है, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस और पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, उनका जो बिहेवियर है उसमें भी हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है और स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी वीक देखने के लिए मिलती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन सम केसेस, और कुछ केसेस में जो है यूरिनरी सिस्टम पे कंट्रोल खो बैठते हैं बच्चे, मतलब उनका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस थे और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइड्रोसेफेलस। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।